नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं सब लोग? तो आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आप लोगों की ओर से बहुत ज़्यादा और अच्छा प्यार मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और कोई भी टॉपिक में आपको कोई भी इंक्वायरी या फिर क्वेश्चन हो तो मुझे डायरेक्टली मेरे मैसेंजर पर ही लिंक मतलब कोई भी मैसेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। या फिर आप आसान तरीके से मुझे कमेंट बॉक्स में भी नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 43। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए सिविल सर्विसेज एग्जाम को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। देखिए, शेयर कीजिए या सपोर्ट कीजिए मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि मतलब मतलब ये सर लेक्चर ले रहे हैं। तो एमसीक्यू स्पेशल मैंने सीरीज जो चालू की है वो प्रीलिम्स के लिए ही चालू की है। जो शुरुआत में जो पहली एग्जाम आपकी होती है ना पेपर 1 की, उसके लिए मैंने चालू की, क्योंकि खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बच्चों को और हिंदी मीडियम के खास तरीके के बच्चों को तकलीफ बहुत होती है पहले पड़ाव क्लियर करने में। तो इसलिए मैंने स्पेशली ये सीरीज शुरू की है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है देखिए, न्यूनतम बाजार मूल्य समर्थन एमएसपी के बारे में पूछा गया है। देखिए क्यों पूछा गया है, क्योंकि हाल ही में जो किसानों के द्वारा जो दिल्ली में जो बोलते हैं ना आंदोलन हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए देखिए, बाजार में फसल के दाम एमएसपी से कम होने पर भी सरकार उस निर्धारित एमएसपी पर ही खरीदती है। दूसरा क्या है कि इन 5 साल में एक बार तय किया जाता है, इसे किसे एमएसपी को 5 साल में तय किया जाता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और चौथा है नहीं एक और नहीं दो, ठीक है। तो बताइए कौन सा आंसर सही है। वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपका आंसर गलत हो तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगर आंसर गलत हुआ तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, आपको नया सीखने को तो मिलेगा, ये बेनिफिट है। सही है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सही है तो समझने को मिलेगा, गलत है तो पूरा का पूरा जानने को मिलेगा कि आंसर क्यों गलत था, सही कब होगा, सही क्यों है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन गलत है। आइए देखिए, किसानों को उनकी फसलों के लिए निर्धारित किया गया एक निश्चित मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। दिमाग में बिठा लीजिएगा ये व्याख्या बिठा लीजिएगा दिमाग में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईएमपी लिख रहा हूं, ठीक है। किसानों को उनकी फसलों के लिए निर्धारित किया गया एक निश्चित मूल्य कि इससे नीचे आपको प्राइस नहीं मिलेगा, मतलब इससे नीचे कम प्राइस में जो ये एमएसपी दिया है उतना प्राइस आपको मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म, ठीक है। इतना प्राइस तो मिलेगा ही, ठीक है। इसे एमएसपी बोलते हैं। बाजार में फसल के दाम एमएसपी से कम होने पर भी सरकार उसे निर्धारित एमएसपी पर ही खरीदती है, ठीक है। बाजार में चाहे एमएसपी चाहे दाम कोई भी हो, ठीक है, एमएसपी से कम हो, ठीक है, तो भी सरकार जो एमएसपी निर्धारित करती है उसी दाम पर सरकार खरीदेगी, ठीक है, किसानों से। सामान्यतः फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत मूल्य आयोग, देखिए फिर से आईएमपी आ गया, ये है आईएमपी, ठीक है। अब क्या है कि सामान्यतः एमएसपी है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग तय करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। हालांकि गन्ने का समर्थन मूल्य गन्ना आयोग तय करता है, ये भी आईएमपी है, ठीक है। गन्ना के लिए अलग एमएसपी निर्धारित किया जाता है, उसके लिए एक आयोग अलग है, ठीक है। एमएसपी की गणना प्रत्येक वर्ष सीजन की जो फसल आने से पहले ही तय की जाती है, ठीक है। जो फसल आए उससे पहले ही इसकी एमएसपी सरकार द्वारा डिसाइड हो जाती है, ठीक है। तो क्या याद रखने का है? ये डेफिनेशन याद रखना है। फिर ये जो सीएसीपी है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ये याद रखना है, ठीक है। गन्ना का अलग होता है आयोग, और सीजन की जो फसल हो उससे पहले ही एमएसपी
डिसाइड हो जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्ष के छल्ले के बारे में पूछा गया। अब क्या काफी बच्चों को नहीं पता होगा क्या है। ट्री ट्रंक रिंग्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एकदम एंटिक क्वेश्चन, वो यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये वृक्ष की आयु को दर्शाता है। दूसरा क्या है कि नमी की मात्रा अधिक होने पर वृक्ष में संकीर्ण छल्लों का निर्माण होता है तथा शुष्क यानी कि सूखे वर्षों में छल्ले अधिक चौड़े हो जाते हैं। ठीक है, अधिक चौड़े हो जाते हैं और ये है संकीर्ण। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, नहीं एक और नहीं दो। ठीक है, साथ में आप पेन और कागज लेके बैठिए तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। देखिए अब क्या है कि हाल ही में वैज्ञानिक ने वृक्ष के छल्लों ट्री ट्रंक रिंग्स, पहले इसकी इमेज देख लेते हैं ताकि पता चले। देखिए ये है इसकी इमेज। ठीक है, ये है, ये रिंग है ना, ये देखिए हाल ही में वैज्ञानिकों ने वृक्ष के छल्लों के आधार पर बाढ़ का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। जो बाढ़ आती है उसका विश्लेषण करने का प्रयास किया है। वृक्ष के छल्ले वृक्ष की वार्षिक वृद्धि को तथा वृक्ष की आयु को दर्शाते हैं। वृक्ष के जो छल्ले होते हैं, जो फिगर आपने देखी, वो क्या दर्शाते हैं? वृक्ष की आयु को दर्शाते हैं और जो वृक्ष की वार्षिक वृद्धि कितनी हुई है उसको दर्शाते हैं। जो गोल गोल थे ना बीच में, वो इन छल्लों को तत्कालीन पर्यावरण परिस्थितियों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। पर्यावरणीय परिस्थितियां। ठीक है, जिन वर्षों में मृदा में नमी की मात्रा अधिक होती है, यानी कि मृदा में नमी की मात्रा होती है, उस दौरान वृक्ष के छल्ले अधिक चौड़े हो जाते हैं। ठीक है, अधिक चौड़े। देखिए ये है अधिक चौड़े हो जाते हैं। कब होते हैं? कि मृदा में नमी की मात्रा गीली, मतलब थोड़ी बहुत जो नमी होती है ना पानी वाली थोड़ी, तो वो सी मॉइस्चर टाइप। ठीक है, तब छल्ले अधिक चौड़े हो जाते हैं। इसके विपरीत शुष्क मॉनसून वाले वर्षों में वृक्ष की वृद्धि कम होती है, यानी कि सूखा मॉनसून। ठीक है, शुष्क मॉनसून वाले वर्षों में जो होता है वृद्धि वृक्ष की कम होती है और संकीर्ण छल्लों का निर्माण होता है। संकीर्ण छल्ले। ठीक है, ये संकीर्ण छल्ले। देखिए ये है फर्स्ट ईयर ग्रोथ। ठीक है, ये पीछे पड़ा ना कि इसके वृक्ष की वृद्धि को भी दर्शाते हैं ये छल्ले। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये है फर्स्ट ईयर ग्रोथ। फिर दूसरा क्या है कि यहाँ रहा रेनी सीजन, ये है ना, ये देखिए ये ऊपर देखिए रेनी सीजन। फिर तीसरा छल्ला यहाँ पर है तो ड्राई सीजन, और ये चौथा छल्ला दिखाया तो स्केयर फ्रॉम फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर। ठीक है, तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आतंकवाद, वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल रहने वाले देश FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है। और दूसरा क्या, किसी देश को FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल होने का अर्थ है कि उस देश को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा मिलने वाली, यानी कि दूसरे देशों द्वारा मिलने वाली जो पैसे, यानी कि इन्वेस्टमेंट या फिर वित्तीय पैसा फंड होता है, उसके द्वारा मिलने वाली वित्तीय सहायता समाप्त हो जाती है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। किसके बारे में है? FATF के बारे में पूछा गया है। देखिए इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी कि दोनों के दोनों कथन गलत है। ठीक है, कौन सा सही है? पर दोनों के दोनों कथन नन ऑफ द एबोव, यानी कि दोनों के दोनों कथन गलत है। आइए देख लेते हैं अब क्या है। देखिए हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा संयुक्त विशेषज्ञों की वार्षिक बैठक की आयोजित की गई। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त विशेषज्ञों की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। यदि कोई देश FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, IMP लिख देता हूं, याद रखना है। ठीक है, ग्रे लिस्ट में शामिल है तो इसका अर्थ क्या है कि वह देश आतंकवाद, वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल रहा है। जैसे कि
पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में शामिल है। वो क्या है कि आतंकवाद वित्त पोषण, आतंकवाद को सहारा देता है, उसको पैसे पूरे देता है, ठीक है, मतलब वो देश उसको पैसे देता है कि आतंकवाद आप बढ़ाओ, उसके लिए ऐसे वित्त पोषण। और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल रहता है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब हवाला का पैसा, ठीक है, 2 नंबर का पैसा। आपने जो मूवी देखी होगी, कौन सी, शिवाजी द बॉस, ठीक है, जो रजनीकांत वाली है, उसमें वो मनी लॉन्ड्रिंग पूरा का मामला है, ठीक है। यदि कोई देश FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, FATF जो ब्लैक लिस्ट में शामिल है, उसका अर्थ क्या होता है कि उस देश को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा मिलने वाली वित्तीय सहायता समाप्त हो जाती है। ब्लैक लिस्ट का अर्थ क्या है कि वित्तीय सहायता समाप्त हो जाती है, ठीक है। अब वर्तमान में FATF में भारत, यानी कि भारत समेत, यानी कि भारत और वर्ष 2010 से भारत समेत 37 यानी कि 37 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल है। और ध्यान रखिए, पाकिस्तान FATF का सदस्य नहीं है। तो याद रखने वाली बात है कि पाकिस्तान FATF का सदस्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये रहा FATF की, मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ऑल्सो नोन बाय इट्स फ्रेंच नेम, इसका फ्रेंच नेम में क्या है, डिएक्शन फाइनेंसियर, ठीक है, ये उसका फ्रेंच नेम है, ठीक है। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इंटर गवर्नमेंट मतलब 2 देशों को या 2 देश से ज्यादा सरकारों द्वारा जो इसमें मतलब इंक्लूड है, ठीक है, उसका संगठन है, ठीक है। 1989 में इनिशिएटिव ऑफ, यानी कि G7 इंपॉर्टेंट है, IMPA याद रखना, ठीक है, G7 ग्रुप द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है। कॉम्बाट यानी कि लड़ाई किससे लड़ने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 2001 में, ठीक है, यानी 2001 में इट्स मैंडेट, ठीक है, वॉज एक्सपांड टू इंक्लूड टेररिज्म, यानी कि 2001 में टेररिज्म यानी कि आतंकवाद को भी इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। अब हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में है, ठीक है। प्रेसिडेंट मार्कुस पेयर, ठीक है, फाउंडेड ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 कंट्री, और 1989 में फाउंड किया गया। और पर्पस क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग, और मेंबरशिप 39 लोग मेंबर है इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इंडियन पीपल, देखिए आपको ऐसा तो लग रहा कि शायद तेज पढ़ाने की जरूरत है या फिर थोड़ा और स्लो पढ़ाने की जरूरत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ठीक है। इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल कछुए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये केवल भारत में पाई जाने वाली स्थानिक प्रजाति है, या फिर दूसरा क्या है कि IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें वनरेबल की श्रेणी में रखा गया है। तो कौन सा कथन सही है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2, या फिर कोई भी कथन सही नहीं है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, यानी कि दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है, ठीक है। आइए देखिए, इंडियन पिकॉक सॉफ्ट शेल्ड कछुआ, ठीक है, कछुए के बारे में बात है, ठीक है, मोर के बारे में नहीं है, ठीक है, पीछे कछुआ लिखा है, ठीक है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश में पाए जाने वाली स्थानिक प्रजाति है, ठीक है। और यह मुख्यतः नदी व जोहड़ में पाई जाती है, इसलिए कथन एक सही नहीं है, क्योंकि केवल भारत में नहीं है, ठीक है, भारत, नेपाल, बांग्लादेश में पाए जाने वाली और स्थानिक प्रजाति है, ठीक है। ये मुख्य रूप से मांसाहारी है और निशाचर होते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें वनरेबल की श्रेणी में रखा गया है, और जो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उनकी अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित जीव है। तो इसमें याद रखने वाली बात कौन सी है कि इसका कहाँ पर है, तो एक भारत, नेपाल और बांग्लादेश, ये तीनों याद रखना, ठीक है, ये वनरेबल की श्रेणी में है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसमें हेर फेर कर दी जाती है, क्रिटिकल डेंजर्ड है, इंडेंजर्ड है, ठीक है। तो वनरेबल की श्रेणी में है कौन सा, ये पीकॉक कछुआ, ठीक है, ऐसे याद रखना, ठीक है। नाम भले इंडियन हो पर भारत, नेपाल और बांग्लादेश में पाई जाती है, ठीक है, मांसाहारी है, बस इतना ही याद रखना इसे। और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में शामिल है, ठीक है। मैं जितना यहाँ IMP लिखता हूँ ना, आप अपने नोट पेन लेकर बैठिए, ठीक है। तो इतना 3-4 पॉइंट लिख लिया तो भी बहुत है। देखिए, ये रहे
उसकी फिगर, ठीक है। ये रहा, देखिए कछुए का जैसा ऊपर है ना, इसलिए पीकॉक लगाया होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आदि महोत्सव के बारे में पूछा गया है। देखिए यह एक राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव है। दूसरा क्या है कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड की संयुक्त पहल है। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, नहीं एक और नहीं दो, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिगर भी दी है, तो अब तो आप लॉजिक लगा सकते हैं कि थोड़ा बहुत मतलब आंसर देखिए दोनों के दोनों कथन सही है। देखिए हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव मध्य प्रदेश, ठीक है, तो मध्य प्रदेश याद रखना, ठीक है। मध्य प्रदेश का शुभारंभ, मध्य प्रदेश में शुभारंभ किया गया। यह उत्सव देश की पारंपरिक कला और हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है, कि पारंपरिक कला, हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और भारत सरकार और जनजातीय सरकारी विपणन विकास संगठन यानी कि ट्राइफेड की संयुक्त पहल है। तो ये तीनों के तीनों याद रखना है, ठीक है, कि जनजातीय मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार और ट्राइफेड, ठीक है, उसकी संयुक्त पहल है। देखिए ये रहा ट्राइफेड के बारे में पूरा का पूरा ब्यौरा। देखिए ट्राइफेड क्या है कि इसका गठन 1987 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के नोडल एजेंसी के रूप में किया गया था। ये एक नोडल एजेंसी है, ठीक है। इसे बहुराष्ट्रीय सरकारी समिति अधिनियम यानी कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत पंजीकृत है। तो ये याद रखना, ठीक है। इसका अपने कार्यों की शुरुआत 1988 में नई दिल्ली से मुख्यालय से की गई। तो इसका हेडक्वार्टर याद रखना, ठीक है। और उद्देश्य कि जनजातीय लोगों को सामाजिक आर्थिक विकास, जनजातीय लोगों को, ठीक है, आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, ज्ञान, सूचना तथा जनजातीय लोगों को सशक्तिकरण, ठीक है, उसको मजबूत बनाना, ठीक है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने, ठीक है, क्षमता का निर्माण करना। और कार्य क्या है कि यह मुख्य रूप से दो कार्य करता है। पहला क्या है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और दूसरा क्या है कि रिटेल मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दूसरा क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए। तो कौन सा कथन सही नहीं है? एक, दो, एक और दो, नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए, क्योंकि इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन गलत है। आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। इसका अनुच्छेद क्या है कि 76(1), ठीक है। तो भारत के संविधान में आर्टिकल 76 के 1 में अनुसार राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के मतानुसार महान्यायवादी न्यायिक मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए, ठीक है, लीगल एडवाइजर है सरकार का, ठीक है, और न्यायिक मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए। संविधान की किताब पूरी की पूरी चाट ली होनी चाहिए, मतलब पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। न्याय के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए। किसके? उच्चतम न्यायालय के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। तो उसकी लेवल का होना चाहिए, ठीक है। वह एक भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, या किसी उच्च न्यायालय में वकील अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए किसी भी राज्य में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा IMP है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रय प्रबंधन सूचकांक PMI के बारे में पूछा गया है, ठीक है। यह एक सर्वेक्षण आधारित प्रणाली है जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों में व्यावसायिक गतिविधियों का संकेत, यानी कि विनिर्माण के बारे में और सेवा क्षेत्र दोनों के बारे में व्यावसायिक गतिविधियों का संकेत है। दूसरा क्या है कि इसका सूचकांक को, यानी इसका जो सूचकांक है 0 से 100 के अंक के बीच में मापा जाता है, जिसमें 50 से अधिक का स्कोर व्यावसायिक गतिविधियों में संकुचन और 50 से कम का विस्तार दर्शाता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए, क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा कथन गलत है। ये कथन उल्टा कर दिया है, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए PMI, देखिए
परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स उसका फुल फॉर्म है, ठीक है, क्रय प्रबंधन सूचकांक का। ये एक सर्वेक्षण आधारित प्रणाली है जो विनिर्माण और सर्विस सेक्टर, ठीक है, दोनों में व्यावसायिक गतिविधियों का संकेत है, उसको मापता है, ठीक है, उसका मापन करता है ये PMI, ठीक है, किसको, तो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को, ठीक है। इसकी गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों के लिए अलग अलग की जाती है, ठीक है, दोनों के लिए गणना अलग अलग की जाती है, ठीक है। तत्पश्चात एक समग्र सूचकांक बनाया जाता है, बाद में एक समग्र सूचकांक बनाया जाता है। इस सूचकांक को 0 से 100 के अंक के बीच में मापा जाता है, जिसमें 50 से अधिक का स्कोर व्यावसायिक गतिविधि में विस्तार यानी कि अच्छी स्थिति, ठीक है, 50 से जो ऊपर आया तो अच्छी स्थिति मानी जाती है, ठीक है, विस्तार यानी कि काफी, बोलते हैं ना मजनू भाई, काफी फैला हुआ बिजनेस है तो अच्छी बात है। और 50 से कम को संकुचन दर्शाता है, ठीक है, अगर 50 से नीचे आया तो ठीक ठाक, ठीक है, नॉट गुड तो नहीं बोल सकते पर ठीक है, ठीक है, इतना बोल सकते हैं, ठीक है, प्रगति में नहीं है, अधोगति में है, ऐसा बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछा कि कौन सा सही नहीं है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के। तो ये क्वेश्चन तो काफी बार पूछा है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। इसके केंद्र में उच्च वायु दाब होता है, भूमध्य रेखा के उत्तर में वायु की दिशा वामावर्त होती है, भूमध्य रेखा की दक्षिण में वायु की दिशा दक्षिणावर्त होती है, यानी कि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में पूछा गया है, ठीक है। और चौथा उपयुक्त सभी, यानी कि सभी कथन गलत है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए, ठीक है, ये उच्च दाब नहीं है, निम्न दाब होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब क्यों है कि चक्रवात बुरेवी जल्दी कन्याकुमारी के तट पर आने वाला है, कौन सा है चक्रवात बुरेवी, ठीक है। और ऐसा माना जा रहा है कि चक्रवात निवार द्वारा निर्मित समुद्रीय उद्वेलन के कारण बुरेवी की तीव्रता सीमित होगी, बुरेवी की तीव्रता सीमित होगी, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, सीमित मात्रा में होगी। किसके कारण, क्योंकि जो निवार होता है, निवार जो साइक्लोन निवार हुआ था उसके द्वारा निर्मित समुद्रीय उद्वेलन के कारण, जो खलबलाहट मची थी उसके कारण, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात वायु की एक बृहद प्रणाली है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसमें निम्न वायु दाब केंद्र की चारों ओर वायु को घूर्णन करती है, यानी कि बीच में जो होता है वो निम्न वायु दाब केंद्र में होता है, और भूमध्य रेखा के उत्तर में वायु की दिशा वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणावर्त में यानी कि साउदर्न में क्लॉकवाइज होती है। देखिए इसका फिगर देख लेते हैं, देखिए ये रहा साउदर्न, ठीक है, ये रहा एंटी क्लॉकवाइज, और ये रहा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो क्लॉकवाइज, ऐसे ही है ना, दक्षिणावर्त में क्लॉकवाइज होती है, इसमें क्लॉकवाइज होती है, देखिए क्लॉक ऐसे चलती है ना, टिक 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 गोल, और नॉर्दर्न में एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टी, ठीक है, देखिए यहाँ पर है उल्टी दिशा में, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज याद रखना, ठीक है। न्यायालय की गरिमा यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में पूछा गया है, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। न्यायालय की गरिमा, न्याय और इसके प्रतिकार का विरोध भी न्यायालय की अवमानना है। दूसरा क्या कि अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए महान्यायवादी की सहमति आवश्यक नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, ठीक है, पूछा गया है। देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, यानी कि दूसरा कथन गलत है, यानी कि आवश्यक है, महान्यायवादी की जो परमिशन लेना आवश्यक है। आइए क्यों देखते हैं। देखिए न्यायालय की अवमानना का अर्थ क्या है, देखिए आपको सीधी सी भाषा में बता दूं, आपको मूवी याद होगी जो झोली LLB है ना, अक्षय कुमार वाली, तो उसमें पता है एक बार किसी ने जूता फेंक दिया था उस मूवी में, तो ये मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा तो कभी होता नहीं है, फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला गया है, ठीक है। अब हाल ही के उदाहरण में देखते हैं तो प्रशांत भूषण का मामला, अगर आप करंट अफेयर रेगुलर है तो आपको पता होगा प्रशांत भूषण ने
जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबडे के बारे में उल्टी सीधी बात की थी। ठीक है, तो उसने जो बोबडे है सर, तो उसने जो 50 लाख की बाइक है उसमें जो हार्ले डेविडसन कुछ थी ऐसी, तो उसमें बैठे थे और प्रशांत भूषण ने कमेंट किया था कुछ। ठीक है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना गया था, फिर बाद मामला सुलट गया। तो न्यायालय की गरिमा, इसके प्राधिकार का विरोध, यानी कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। देखिए अथवा क्या है दूसरी व्याख्या कि अवज्ञा करने वाले व्यवहार से किसी न्यायालय तथा इसके अधिकारों की अवहेलना करना, न्यायालय तथा इसके अधिकार होते हैं उसकी अवहेलना करना तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना। ठीक है, किसी शिकायत को संज्ञान में लेने से पहले महान्यायवादी की सहमति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जिसका उद्देश्य सारहीन याचिकाओं पर रोक लगाकर न्यायालय का समय बचाना है। ठीक है, न्यायालय का समय बचाने के लिए महान्यायवादी की परमिशन लेनी आवश्यक है, जिसका उद्देश्य सारहीन याचिकाओं पर, सारहीन जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसी याचिका दायर की है तो महान्यायवादी की जो परमिशन होती है वो लेनी आवश्यक है। ठीक है, समय बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यमुना नदी के बारे में लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका उद्गम स्थल बंदरपुर शिखर के पास यमुनोत्री में है। इसका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इसे प्रवाहित होती है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो और नहीं, एक नहीं दो। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के तो दोनों कथन कल सही है। ठीक है, देखिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को यमुना की सफाई के संदर्भ में मासिक प्रगति रिपोर्ट सौंपी गई। ठीक है, तो आईएमपीए याद रखना। ठीक है, करंट का है। यमुना गंगा एक प्रमुख सहायक, यमुना है वो गंगा और गंगा की एक सहायक नदी है। कौन? यमुना। ठीक है, किसकी? गंगा की। ठीक है, सहायक नदी है जिसका उद्गम कहाँ? बंदरपुर शिखर के पास यमुनोत्री में है। ठीक है, और इसकी प्रमुख नदियां कौन सी है? सहायक नदी किसकी? यमुना की। तो क्या? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है, और यह उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से प्रवाहित होने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और इसलिए दोनों के दोनों कथन सही है। ठीक है, काफी टाइम हो गया है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर सबसे ज्यादा कीजिए, और जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।